हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से विच इज़ अबाउट ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन। तो इस वीडियो में हम लोग रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे एंड ब्रीथिंग के बारे में पढ़ेंगे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो मैं बताना चाहती हूँ, दोनों डिफरेंट प्रोसेस होते हैं। ठीक है, होता क्या है ना, बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि दोनों सेम चीज़ हैं, बट ऐसा नहीं होता। ब्रीथिंग अलग है और रेस्पिरेशन अलग टॉपिक है। जब हम लोग ब्रीथिंग की बात करते हैं, ब्रीथिंग का मतलब होता है कि हमने क्या किया, एयर ली एंड उसके बाद हमने क्या करा, जो काम की चीज़ थी वो बॉडी में यूज़ करी, और जो बेकार चीज़ थी जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, उसको बॉडी से बाहर निकाल दिया विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। सो ब्रीथिंग का मतलब हुआ एयर रिच ऑक्सीजन, मतलब ऐसी एयर लेना जिसमें ऑक्सीजन काफ़ी ज़्यादा है, एंड उसके बाद बाहर निकाल देना कार्बन डाइऑक्साइड को, जो हमारी बॉडी में जिसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब जब ब्रीथिंग की बात हम लोग करते हैं तो उसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। फर्स्ट इज़ इनहेलेशन एंड सेकेंड इज़ एक्सहेलेशन। आपको दोनों के बीच में कंफ्यूज नहीं होना है कि ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन तो सेम है। अभी मैं आऊँगी कि क्यों डिफरेंट है, बट इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की हम यहाँ बात करेंगे। जब आप एयर लेते हो, एज इन ऑक्सीजन रिच एयर आप लेते हो, तब उस प्रोसेस को हम लोग इनहेलेशन बोलते हैं। लेकिन अगर आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को रिलीज करते हो, बॉडी से बाहर निकालते हो, उसको हम लोग एक्सहेलेशन बोलते हैं। ठीक है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है जो पूरे टाइम हमारी बॉडी के साथ होता रहता है थ्रू आउट द लाइफ। रुकने वाला सिस्टम नहीं है, चलते रहने वाला सिस्टम है, अनटिल अनलेस ऑब्वियसली कोई दिक्कत ना हो। नाउ एक टर्म जब हम लोग ब्रीथिंग पढ़ चुके हैं तो ये भी पढ़ेंगे कि ब्रीथिंग रेट क्या होता है। ठीक है, ब्रीथिंग रेट क्या होता है, द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ्स इन अ मिनट इज टर्म्ड एज ब्रीथिंग रेट। कितनी बार एक पर्सन ने एक मिनट में सांस ली, उसको हम लोग ब्रीथिंग रेट बोलते हैं। द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ इन अ मिनट, एक मिनट में उस पर्सन ने कितने टाइम ब्रीथ किया, उसको ब्रीथिंग रेट बोलते हैं। During breathing, inhalation and exhalation take place alternately. That means कि inhalation होगा फिर exhalation होगा, फिर inhalation होगा फिर exhalation होगा। inhalation सांस लोगे तभी तो कार्बन डाइऑक्साइड भी छोड़ पाओगे। सो ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं, एक के बाद एक कंटिन्यू रहती है। ठीक है, और एक सांस लेने का मतलब है उसके अंदर 1 inhalation प्लस 1 exhalation। तो ऐसा नहीं है कि सांस लेने में केवल inhalation इन्वॉल्व है या फिर सांस लेने में केवल एक्सहेलेशन इन्वॉल्व है। नो, दोनों प्रोसेसेस इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन दोनों यहाँ पे काउंट होते हैं। ठीक है, अब इन्होंने एक चीज़ डाली है कि बूजो ने नोटिस किया कि जब उसने अपनी ब्रीथ को रिलीज किया, ठीक है, व्हेन ही रिलीज्ड हिज ब्रेथ, नॉट ब्रीथ, ब्रेथ को रिलीज किया, थोड़े टाइम होल्ड ऑन करने के बाद तो उसको बहुत बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ा। ही हैड टू ब्रीथ हैवीली। नाउ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब उसने थोड़ी देर होल्ड करा तो उसकी बॉडी के अंदर CO2 बिल्ड होना स्टार्ट हो गया। CO2 इज कार्बन डाइऑक्साइड, वो बिल्ड होना स्टार्ट हो गया। उसको बाहर निकालने के लिए उसको बहुत हैवीली ब्रेथ करना पड़ा। ठीक है, दैट इज़ द रीज़न। नाउ क्योंकि ना इसमें NCERT में बहुत डिटेल में आपको नहीं दे रखा, तो मैं आपको जो रेस्पिरेशन सिस्टम, बेसिकली जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ाऊंगी। इससे एक्स्ट्रा थोड़ा सा पढ़ाऊंगी क्योंकि इसके अंदर बहुत कम दे रखा है, और जो दे रखा है मेरे हिसाब से उससे थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होना मुश्किल है ना। उससे पहले बिफोर आई मूव ये और पढ़ लेते हैं। जब भी किसी को एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए होती, देखो बेटा होता क्या है ना, जनरली रेस्पिरेशन में हमारा जो खाना है उसमें से एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, जो भी हम खा रहे हैं वो जब ऑक्सीडाइज होता है, उसमें से जब एनर्जी रिलीज होती है, उस प्रोसेस को हम लोग रेस्पिरेशन कह देते हैं। क्या कह देते हैं, रेस्पिरेशन कह देते हैं। उस प्रोसेस को हम लोग रेस्पिरेशन कह देते हैं। लेकिन ब्रीथिंग इज जस्ट इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, जो कि केवल हेल्प कर रहा है रेस्पिरेशन के प्रोसेस में। तो सपोज कोई बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है, बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी, तो आप देखोगे कि वो एकदम से उसकी जो ब्रीथिंग रेट होती है वो फास्ट हो जाती है। फास्ट मतलब बहुत तेज़ तेज़ वो सांस लेने लगता है। अब उसका रीज़न क्या है, whenever a person need extra energy he she breathes faster, बहुत तेज़ वो सांस लेता है क्योंकि
उस टाइम पे उसकी बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है सेल्स को देने के लिए। मतलब सेल्स को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिले, उसके लिए वो जल्दी जल्दी ब्रीथ करता है ताकि अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा जाए। एंड जो खाने का ब्रेक डाउन यानी कि रेस्पिरेशन प्रोसेस है वो ज़्यादा अच्छे से हो पाए और एनर्जी रिलीज हो पाए। इट स्पीड्स अप द ब्रेक डाउन ऑफ फूड एंड मोर एनर्जी इज रिलीज्ड। डज दिस एक्सप्लेन वाई डू वी फील हंग्री आफ्टर अ फिजिकल एक्टिविटी? बेसिकली जब हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी हमारी बॉडी में रिलीज होती है। हमको ज़्यादा खाना उस टाइम इसलिए चाहिए होता है, ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है ताकि जो खाना है धीरे धीरे ऑक्सीडाइज होता रहे, उसमें से एनर्जी निकल जाए। तो आपने एक्सरसाइज के टाइम पे बहुत ज़्यादा एकदम से क्या कहते हैं सारी एनर्जी यूज़ कर ली अपनी बॉडी की। नाउ आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी कहाँ से आएगी? वो एनर्जी फूड से आएगी। तो वो फूड आपको चाहिए ताकि उसमें से आप एनर्जी रिलीज कर सको। ठीक है। ऑल्सो कई बार हमें बहुत थकान होता है और एकदम से जैसे एक्सरसाइज करके आते हैं बहुत थके होते हैं, क्योंकि बॉडी की जितनी भी एनर्जी है ना वो ऑलरेडी यूज अप हो चुकी है। अब हमारी बॉडी थक गई है क्योंकि उसमें एनर्जी ज़्यादा बची नहीं है। अब एक चीज़ और कि ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि हम एक्सरसाइज के टाइम पे इतना फास्ट क्यों ब्रीथ करते हैं। नाउ इस टॉपिक पे आते हैं। जनरली एक एडल्ट जो होता है, एडल्ट ह्यूमन बीइंग, वो रेस्ट की पोजीशन में 15 से 18 टाइम्स इन अ मिनट दे ब्रीथ। ठीक है। लेकिन हैवी एक्सरसाइज के टाइम पे वो बढ़ जाता है लाइक 25 टाइम्स पर मिनट। अगर आप एक्सरसाइज ज़्यादा तेज़ कर रहे हो तो यस ऑब्वियसली आपको इनहेलेशन की ज़रूरत पड़ेगी और जिसकी वजह से ब्रीथिंग रेट बढ़ जाएगा। ब्रीथिंग रेट मैं आपको बता चुकी हूँ जस्ट पहले ही। और एक चीज़ और याद रखनी है, कि इट कैन वेरी। ठीक है, बच्चों में अलग हो सकता है, बड़ों में अलग हो सकता है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ड्यूरिंग एक्सरसाइज वो तो अलग होगा ही होगा। मतलब दिस इज अंडरस्टूड, बेसिक चीज़ है ये। ओके। नाउ कई बार ना आपने नोटिस किया होगा कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा उबासी आनी शुरू हो जाती है जब हम लोग ज़्यादा इनएक्टिव होते हैं या कोई बोरिंग लेक्चर सुन रहे होते हैं। तो इट हैपन्स अ लॉट। देखो वैसे तो साइंटिस्ट इस पे बहुत ज़्यादा चीज़ों पे डिबेट करते हैं, लाइक इट इज़ स्टिल समथिंग जिसके बारे में दे आर ट्राइंग टू फिगर आउट। बट वन ऑफ द रीज़न विच इज़ बिलीव्ड वो ये है कि जब हम लोगों को बहुत ज़्यादा नींद आ रही होती है या बहुत ज़्यादा थकान सी हो रही होती है, ड्राउजी, बोर हो रहे होते हैं, तो बॉडी के अंदर इनसफिशिएंट O2 होता है। मतलब ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती। इनसफिशिएंट O2 की वजह से हम लोग उबासी लेते हैं। उबासी इज़ बेसिकली दिस होल थिंग, यॉर्निंग, और उससे हमारी बॉडी ऑक्सीजन को अंदर लेने की कोशिश करती है। ठीक है, दैट इज़ द वे कि हमारी बॉडी ट्राई करिए कि भाई किसी तरह से ऑक्सीजन को अंदर ले लें। ठीक है। सो इसीलिए जब भी हम लोग यॉर्निंग करते हैं या ऐसे ऐसे मुंह खोल के आ करते हैं तो उसमें क्या होता है ना, किसी तरह से जो ऑक्सीजन है वो बॉडी के अंदर जाना शुरू हो जाती है। ठीक है। तो दैट इज़ वन ऑफ द थिंग दैट इज़ बिलीव्ड। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस पर रिसर्च नहीं चल रही। कई लोग बोलते हैं कि इसका कोई रीज़न ही नहीं पता, कई लोगों को पता है क्योंकि किसी को देख के दूसरों को भी आती है। सो दैट इज़ लिटिल मतलब रिसर्च वाला टॉपिक है जिस पर अभी तक थोड़ा रिसर्च चल ही रही है। नाउ बिफोर आई स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ। इसमें जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको पहली बात तो डिफरेंस पता होना चाहिए बिटवीन ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन। इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। मतलब ऑब्वियसली समझने के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, ब्रीथिंग रेट इंपॉर्टेंट है, बाकी काफ़ी चीज़ें ना एक्टिविटी की हेल्प से आपको समझाने की कोशिश की गई हैं, तो वो आप देख सकते हो। फिर मैं आती हूँ डायग्राम पे जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हाउ डू वी ब्रीथ। बेसिकली हम लोग ब्रीथ करते कैसे हैं। Now, before I move, I want to explain the respiratory system. लेकिन हाँ, उससे पहले कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि जो स्मोकिंग है, स्मोकिंग से क्या होता है ना, लंग्स डैमेज होते हैं और स्मोकिंग को लिंक किया जाता है कैंसर से, बिकॉज देर आर सर्टेन कार्सिनोजेंस जो बेसिकली कैंसर कॉजिंग एजेंट्स होते हैं जो कि स्मोकिंग की वजह से क्रिएट हो सकते हैं, बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, एंड दैट कैन लीड टू द प्रॉब्लम लाइक लंग कैंसर और समटाइम थ्रोट कैंसर एज वेल। ठीक है, दैट इज कॉल्ड माउथ कैंसर। नाउ अब इसको अवॉइड करना है। ठीक है, इट मस्ट बी अवॉइडेड ऑब्वियसली, मतलब उसके लिए स्मोकिंग नहीं करनी है। अब एक चीज़ और छोटी सी जो आपको पता होनी चाहिए बिफोर आई एक्सप्लेन दिस होल पार्ट कि एक्चुअली ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम होता क्या है। हमारे जो भी हम बात करते हैं ना, बाहर की तरफ बहुत सारे अनवांटेड पार्टिकल्स हैं जैसे कि स्मोक, डस्ट, पॉलन एट्सेट्रा। ये सारी चीज़ें बाहर प्रेजेंट हैं। जब हम इनहेल करते हैं तो ये जो पार्टिकल्स हैं
ये ट्रैप हो जाते हैं हमारे हेयर में, जो नेसल कैविटी, हमारे नोज़ के अंदर ना हेयर होते हैं अगर आप देखोगे ध्यान से। सो देयर आर सर्टेन काइंड ऑफ हेयर, और जो गंदा गंदा सा लोगों को लगता है दैट इज़ बेसिकली द म्यूकस। वो क्या करता है, इन पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेता है, और इनको ट्रैप करने की वजह से कितनी गंदगी है, कितनी अनवांटेड चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी में नहीं जाती, ठीक है। समटाइम दीज पार्टिकल्स मे गेट पास द हेयर इन द नेसल कैविटी, कई बार पास हो जाते हैं ऑब्वियसली, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी जो कैविटी की लाइनिंग है वो इरिटेट हो जाती है, वो चीज़ पास कर गई, और जो हमारी पूरी की पूरी नेसल कैविटी है वो ना इरिटेट कर जाती है, ठीक है। ये नेसल पैसेज, दिस होल कैविटी, ये पूरी की पूरी इरिटेट करती है, और जिसकी वजह से स्नीजिंग और एकदम से ऐसी चीज़ें आनी शुरू होती है, ताकि जो भी चीज़ हमको दिक्कत दे रही है वो बॉडी से बाहर निकलने की कोशिश होती है बेसिकली, क्योंकि स्नीजिंग में हम बाहर रिलीज़ करते हैं ना स्नीज, अंदर तो नहीं लेते। तो उसमें क्या होता है, जो भी हमारी बॉडी के अंदर फॉरेन पार्टिकल गया है उसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और एक और चीज़, ये चीज़ जो दिमाग में रखनी है कि यस, हमेशा जब भी आप लोग स्नीज करो, आसपास वालों का भी ध्यान रखो भाई कि उनको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। ऑल्सो अगर ऐसी कोई एरिया में हो, इफ़ यू आर एलर्जिक टू समथिंग, जैसे कि पॉलन ग्रेन हो गया, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिससे कई बार हमको एलर्जी होती है, डस्ट पार्टिकल्स, तो अपना फेस कवर करने की कोशिश करो ताकि वो नोज़ के अंदर एंटर ना करे, ठीक है। आई थिंक दिस इज़ क्लियर नाउ, इसमें इतना तो क्लियर है ही। बाकी हम लोग ना अब ये जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसके मैंने अपने आप ही नोट्स बनाए हैं, इसके थ्रू मैं आपको पढ़ाऊँगी, जो कि बस स्टार्ट। हेलो एवरीवन, तो अभी इस वाले पार्ट में हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग एक्चुअली ब्रीथ करते कैसे हैं, ठीक है। हम लोगों ने सारी चीज़ें पढ़ ली कि ऑक्सीजन की ज़रूरत है या जो भी चीज़ें हैं, लेकिन नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ कि हम लोग ब्रीथ करते कैसे हैं, व्हाट इज़ द लाइक मेन थिंग इसके बिहाइंड दिस। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर, बट बिफोर आई मूव ऑन गिव मी 1 मिनट सो दैट आई कैन हाईलाइट फ्यू ऑफ द पॉइंट्स। कुछ पॉइंट्स मैं हाईलाइट कर दूंगी। देखो, सिंपल सी बात है, लाइन टू लाइन पढ़ना इसलिए ज़रूरी है, तभी टॉपिक कवर होगा। इफ़ यू आर हैविंग एनसीईआरटी, और अगर आपके पास एनसीईआरटी नहीं है तब भी लाइन टू लाइन पढ़ने से आपको कंसेप्ट ज़रूर समझ में आएगा, इसलिए मैं ये वाली अप्रोच यूज़ कर रही हूँ। नॉर्मली इफ यू टेक इन एयर थ्रू अवर नोस्ट्रिल्स, देखिए नोस्ट्रिल्स यानी कि वो जो बेसिकली जो 2 होल्स हैं हमारी नोज़ में, है ना, जो हम देख पा रहे हैं, ये क्या है, दे आर द नोस्ट्रिल्स। और जो हम एयर लेते हैं, वी इनहेल एयर थ्रू अवर नोस्ट्रिल्स, या फिर से हमें कहना चाहिए कि वो नोस्ट्रल से लेने के बाद इट पासिस थ्रू द नोस्ट्रल्स इनटू द नेसल कैविटी, वो नेसल कैविटी में चली जाती है। देखो बच्चा, यहाँ से अगर लिया है, ठीक है, जस्ट गिव मी 1 मिनट, यहाँ से अगर सांस ली है, उसके बाद इस जगह पे वो चली जाएगी। ये जो पोर्शन होता है ना आपका, यहाँ पे इसमें से, यहाँ से तो चलो फेरिंग्स वगैरह शुरू हो जाते हैं, नेसल कैविटी बोलते हैं इसको, ठीक है। धीरे धीरे आपको अंडरस्टैंडिंग बनेगी, लेकिन थोड़ा सा टाइम दीजिए। नाउ फ्रॉम द नेसल कैविटी द एयर रीचेज अवर लंग्स थ्रू द विंड पाइप। तो हमारे जो एक तो होता है फूड पाइप जिससे खाना जाता है, और सेम उसके बगल में होता है विंड पाइप जिससे हवा जाती है। तो ये जो हमारी हवा है लंग्स तक पहुंच रही है विंड पाइप की हेल्प से। लंग्स प्रेजेंट हैं हमारी चेस्ट कैविटी में, जो हमारा मेन पोर्शन है। देखो चेस्ट में, ये देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे हमारे लंग्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई। फ्रॉम द नेसल कैविटी द एयर रीचेज अवर लंग्स थ्रू द विंड पाइप, लंग्स आर प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी। ये हो गया। ये जो कैविटी है ना, ये रिब्स से सराउंडेड है। देखो वैसे तो रिब्स का फंक्शन क्या होता है, आपने 6th क्लास में पढ़ा है बॉडी मूवमेंट में, कि वो हमारे जो ये पूरे लंग्स वगैरह इनको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो ये जो कैविटी है ये सराउंडेड है बाय रिब्स, और ये क्या करती है, लार्ज मस्कुलर शीट कॉल्ड डायफ्रागम फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी। यहाँ पे नीचे देखो, ये दिख रहा है आपको, दिस डायफ्रागम, ये क्या करता है, चेस्ट कैविटी का फ्लोर होता है इनडायरेक्टली ना। इसका भी फंक्शन है, इसका जब हम ब्रीथिंग की बात करेंगे, ये भी मूवमेंट करके फंक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ तक तो हो गया। अब इसके अलावा ब्रीथिंग में क्या होता है ना, हमारा डायफ्राग्राम एंड रिब केज दोनों मूव करते हैं, ठीक है। डायफ्राम एंड रिब केज, मैं डायफ्राग्राम बोलती हूँ प्रोनाउंसिएशन में, लेकिन इट्स डायफ्राम एंड रिब केज दोनों मूव करते हैं ड्यूरिंग इनहेलेशन। सपोज इनहेल करा, रिब्स मूव अप एंड आउटवर्ड्स एंड डायफ्राग्राम मूव्स डाउन, तो रिब क्या करेगी, मूव अप करेगी। देखो मैं एक सिंपल सा कंसेप्ट आपको समझाऊंगी, इसके लिए वैसे तो आप खुद एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो, बट इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ये हमारा सपोज एक पतला सा ऐसे रैंडमली बना देते हैं, दिस इज अ बलून, ठीक है, पतला सा बलून था, ठीक है। अब आपने इसके अंदर हवा भरी तो वो बलून एकदम से मोटा होके बाहर आ गया, ठीक
ठीक है, वो पूरा बाहर आ गया, ये हुआ. सो अ लार्ज मस्कुलर शीट कॉल्ड डायफ्राग्राम forms the floor of the chest cavity. Breathing involves the movement of the diaphragm and the rib cage. तो यहाँ पे क्या हुआ, इसने क्या बोला कि ब्रीथिंग की हेल्प से, ब्रीथिंग इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ द डायफ्राग्राम एंड द रिब केज. ब्रीथिंग की हेल्प से आपका जो डायफ्राग्राम है और रिब केज है, बेसिकली जब ब्रीथिंग होगी ये मूव करेगा. एंड इन्हेलेशन के टाइम पे, ठीक है, इन्हेलेशन के टाइम पे रिब्स ऊपर जाएंगी ना. रिब्स को ऊपर जाने का मतलब क्या हुआ, अगर हम बात कर रहे हैं कि रिब्स थोड़ा, सपोज इसको ना सामने से ना देख के साइड से देखते हैं, ठीक है, ये ऐसे है, ठीक है, हम ऐसे अंदर सांस ले रहे हैं, तो रिब्स को ऊपर जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ लंग्स है ना, उसमें एक्सपेंड होना है, लंग्स को एक्सपेंड होना पड़ेगा ताकि उसके अंदर हवा जाए. ठीक है, नाउ यहाँ पे उसने लिखा है कि यहाँ पे रिब्स मूव्स अप एंड आउटवर्ड एंड डायफ्राग्राम्स मूव डाउन. नाउ ये क्यों नीचे जाएगा भाई, ठीक है, ये हमारा पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन ऊपर जाएगा ताकि हवा उसके अंदर आए. ठीक है, ये चीज़ तो समझ में आ गई. और हमारा ये डायफ्राग्राम है ये नीचे जाएगा, इट विल गो डाउन. क्यों नीचे जाएगा ये भाई, क्योंकि इसको जगह बनानी है हवा के लिए. इसको क्या करना है, इट नीड्स टू मेक सम स्पेस फॉर द एयर. तो जब, सिंपल सी बात है, जब ये नीचे जाएगा और यहाँ पे ये वाला पोर्शन पूरा ऊपर जाएगा तभी लंग्स के अंदर हवा भर पाएगी. मैंने इसको समझाने के लिए ना बहुत अच्छा डायग्राम बनाया हुआ है, आप यहाँ पे एक बार देख सकते हो. ठीक है, पहले मैं आपको यही समझा देती हूँ. मेन ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर मैं बात करूँ, रेस्पिरेटरी सिस्टम के मेन ऑर्गन्स. ठीक है, सो सबसे पहले अगर मैं मान के चलूँ तो यहाँ पे है नोज़, नेसल पैसेज, ट्रैकिया, ब्रोंचाई, लंग्स एंड डायफ्राग्राम. ठीक है, लेकिन ये हैं क्या क्या, ये मैंने सेम डायग्राम लिया है जो एनसीईआरटी के अंदर है, बट आपको हेल्प मिलेगी समझने में. नोज़ हो गया, ठीक है, नोज़ से हवा ली आपने, अंदर से नोस्ट्रिल से आपने हवा ली, यहाँ पे नोस्ट्रिल प्रेजेंट है बिल्कुल आगे की साइड, 2 होल्स हैं बेसिकली ये. नेसल कैविटी जॉइन नोस्ट्रिल टू द ट्रैकिया. ये जो नेसल कैविटी है ये नोस्ट्रिल और ट्रैकिया को जॉइन कराती है. ठीक है, इसको नेसल पैसेज भी आप बोल सकते हो. उसके बाद यहाँ पे आता है लैरिंक्स, वॉइस बॉक्स विच इज़ रिस्पॉन्सिबल इन द प्रोडक्शन ऑफ साउंड. इसके बारे में आप 8th क्लास में पढ़ोगे साउंड चैप्टर में. उसके बाद आया ट्रैकिया. ठीक है, ये पोर्शन इज ट्रैकिया. उसके बाद अगर हम आ जाते हैं विंड पाइप, इसको हम लोग विंड पाइप बोलते हैं. ट्रैकिया इज कॉल्ड द विंड पाइप. ब्रांचेस इनटू 2 स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंची. आप ये देख रहे हो क्या कर रहा है, ये ट्रैकिया बाद में ट्यूब्स के अंदर कन्वर्ट हो रहा है. ये ट्रैकिया विंड पाइप ट्यूब्स के अंदर कन्वर्ट हो रहा है जिसको बोल रहे हैं ब्रोंचियाई. अगर ब्रोंची को आप मतलब सिंगुलर में बोलोगे, 2 अगर एक की बात करोगे दैट वुड बी ब्रोंकिस. क्या हो जाएगा, ब्रोंची सिंगुलर में ब्रोंचिस बन जाती है. ये क्या है, डायफ्राग्राम. ठीक है, समझ में आया. ये क्या करता है, ये फाइनली जब हम अंदर सांस लेते हैं तो ये नीचे जाता है क्योंकि इसको हवा के लिए जगह बनानी है. ब्रोंचिस डिवाइड इनटू स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंचियोल्स. ये ट्यूब्स देख रहे हैं छोटी छोटी, दीज ऑल ट्यूब्स, ये सारी ट्यूब्स क्या हैं, ये हैं ब्रोंचियोल्स. ठीक है बच्चा, तो ब्रोंचियो हो गया, ब्रोंचियोल्स हो गया. नाउ अब एक एल्वियोलाई है जिसके बारे में हम सबसे ज़्यादा पढ़ेंगे. यहाँ पे बना नहीं रखा बट यहाँ पे बलून जैसा स्ट्रक्चर होता है. बलून काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट विच इज कॉल्ड द एल्वियोलाई. ये स्मॉलेस्ट ब्रोंचियोल है जिसमें एक छोटा सा बैग जैसा स्ट्रक्चर होता है. इट हैज़ टाइनी एयर सैक. ठीक है, walls of alveoli are very thin and surrounded by thin blood capillaries. ये जो walls होती है ना alveoli की, बहुत पतली होती हैं और इनके आसपास क्या होता है, जैसे ये walls हैं तो blood capillaries आ रखी होती हैं. नाउ आपको समझ में आया, मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ. पहले मैं alveoli के बारे में डिस्कस करूँगी लेकिन थोड़ी देर बाद. और डायफ्राग्राम भी नीचे लिखा हुआ है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे रखा है. कर्व्ड शीट है मसल्स की जस्ट लंग्स के नीचे, एंड ये ब्रीथिंग इन और ब्रीथिंग आउट दोनों प्रोसेसेस के अंदर हेल्प करती है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट पे आते हैं. देखो बच्चा, फिर से देखते हैं. नोज, नेसल पैसेज, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लंग्स एंड डायफ्राग्राम, ये सारे मेन पार्ट हुए. उसके बाद व्हेन वी टॉक अबाउट द होल थिंग, यहाँ पे क्या है, नोज है, ये नेसल कैविटी है, दिस पोर्शन, दिस इज नोस्ट्रिल, ये लैरिंग्स है, दिस इज वॉइस बॉक्स, ये हमारा ब्रोंकियाई है, दिस पोर्शन. ठीक है, यहाँ ट्रैकिया है, दैट इज विंड पाइप,
एंड ये डिवाइड हो जाता है ट्यूब्स में ब्रोंकियाई में। तो सो ये यहाँ पे हो जाएगा, एक इस लंग्स में डिवाइड हो जाएगा। फिर ये भी अगर सिंगुलर में बोलेंगे तो ब्रोंकी कहलाएगी। छोटे छोटे से ब्रोंकी के बाद आते हैं ब्रोंक्यूल्स, ठीक है, ये जो इतने सारे सारे सारे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एल्वियोलाई, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एल्वियोलाई वो पार्ट है जहाँ पे फाइनली एक्सचेंज ऑफ गैसेज होने वाला है, ठीक है। इट्स द पार्ट वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज विल टेक प्लेस। नाउ डायफ्राग्राम की बात करें, कर्व्ड शीट ऑफ मसल्स बिलो द लंग्स, लंग्स के नीचे कर्व्ड शीट ऑफ मसल्स है। एंड मसल्स ऑफ रिब केज एंड डायफ्राग्राम हेल्प इन ब्रीथिंग इन एंड ब्रीथिंग आउट, ये हेल्प करते हैं। अब फंक्शन क्या है, क्या क्या होने वाला है, वो मैं भी थोड़ी देर में बताऊंगी। लेकिन पहले टू अंडरस्टैंड दिस होल चैप्टर कि मैकेनिज्म क्या है ब्रीथिंग का, आपको पता होना चाहिए कि भाई रेस्पिरेटरी सिस्टम में पार्ट कौन कौन से हैं। आई होप इससे अंडरस्टैंडिंग बनी होगी थोड़ी सी आपकी। अगर बनी है तो फिर हम आगे चलते हैं, उसके बाद वी विल स्टडी अबाउट द फंक्शन पार्ट। देखो भाई, जब हम लोग सांस अंदर लेते हैं, ब्रीथ इन एयर, तो सिंपल सी बात है, हम चाहते हैं कि अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हवा एकोमोडेट करे आए। तो हमारा ये एरिया हम चाहते हैं बढ़े फूले, है ना। जब ऐसा होगा तो चेस्ट कैविटी एक्सपेंड होगी एंड वो एयर को अंदर लेने में हेल्प करेगा। दैट इज़ वन थिंग। नाउ जब मैं बोलती हूँ ब्रीथ आउट एयर, तो चेस्ट कैविटी कॉन्ट्रैक्ट करेगी, कम होगी, एंड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से स्क्वीज आउट करेगा। देखो, एक्सपेंड का मतलब क्या होता है, सपोज कोई चीज़ एक्सपेंड कर रही है तो वो बढ़ रही है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है वो चीज़ अब कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, तो ये आपका एक्सपेंशन है, ये कॉन्ट्रैक्शन है। तो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से कोई भी चीज़ पे ना फर्क पड़ता है तो वो बाहर निकलती है। तो जब ये दोबारा से, पहले ये एकदम से बढ़ गए साइज़ में, फिर अगर ये बड़े हैं तो ये दोबारा से जब छोटे साइज़ के होंगे तो एकदम से हवा बाहर निकलेगी, विच विल हेल्प इन द एक्सपल्शन ऑफ द एयर। नाउ वर्किंग ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपने क्या किया, आपने ली ऑक्सीजन थ्रू नोज, पहला स्टेप, ठीक है, डन। उसके बाद जैसे ही एयर नोस्ट्रल्स में एंटर करती है, वहाँ से नेसल पैसेज से पास होती हुई लैरिंग्स, ट्रैकिया एंड फाइनली इट रीचेस टू द लंग्स। लंग्स में ब्रोंक्यूल्स की तरफ जाती है, फिर एल्वियोलाई की तरफ जाती है। ये तो आपको स्ट्रक्चर देख के समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, मैं इसको जूम कर देती हूँ एकदम। ये स्ट्रक्चर देख रहे हो, दीज आर द एल्वियोलाई, एयर लाइक स्ट्रक्चर्स, एयर सैक लाइक स्ट्रक्चर्स, जिसके आसपास क्या है, कैपिलरीज हैं, सराउंडेड बाय कैपिलरीज, जिसके अंदर ब्लड है। अब होगा क्या ना बच्चा, ये लेके आ रहा है अपने साथ O2, क्या लेके आ रहा है, O2। उसके बाद ये O2 को इन कैपिलरीज में जो इसके कांटेक्ट में है उसको दे देगा। और सेम थिंग होगी, क्योंकि पूरी बॉडी से जो CO2 यूज़ नहीं हुई है वो यहाँ पे आएगी, ठीक है। O2 तो अंदर चली गई और CO2 वापस ये इधर दे देगा। सो O2 कैपिलरीज में गई, ब्लड O2 ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, मतलब कैपिलरीज के थ्रू O2 सारे पार्ट्स में चली गई बॉडी के। अच्छा, एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये O2 कहीं भी बाइंड नहीं हो जाता। O2 मतलब कहीं पे भी जाके नहीं चिपकता। एक पर्टिकुलरली रेड कलर का पिगमेंट है, किसमें, RBC में, जिस पे जाके ये चिपकता है, ठीक है। सो ये जो O2 है ये क्या करता है, ये चिपकता है रेड कलर के पिगमेंट, जिस दैट इज हेमोग्लोबिन पे। नाउ RBC आर रेड व्हेन दे आर कैरिंग ऑक्सीजन, वो थोड़े से रेड कलर के होते हैं जब वो ऑक्सीजन कैरी करते हैं, एंड दे आर ब्लूइश रेड व्हेन कैरिंग कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि यहाँ पे तो भयंकर मात्रा में आपका रेड पिगमेंट है, तो उसकी वजह से काफ़ी रेड होते हैं जब वो ऑक्सीजन कैरी करते हैं, और जब कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं तो ब्लूइश रेड होते हैं, बहुत ज़्यादा एकदम डार्क रेड नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एल्वियोलाई हुआ, हमारा स्ट्रक्चर हुआ। अब देखो क्या हुआ, O2 अंदर गई बॉडी के, O2 थ्रू द एल्वियोलाई एंड कैपिलरीज पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो गई। सेम थिंग होती है कि पूरी बॉडी से CO2 भी आती है, क्योंकि वो काम की नहीं है, वो बाय प्रोडक्ट है रेस्पिरेशन का। रेस्पिरेशन में जब बचा कुचा जो निकलता है, एनर्जी तो यूज़ हो गई, CO2 निकला, तो ये CO2 अब दोबारा जाएगा कहाँ, एल्वियोलाई के पास, ठीक है। एक्सक्रीशन कह रही हूँ, एक्सपल्शन के टाइम पे वो बॉडी से बाहर निकलेगा, कौन, CO2, एंड किसके थ्रू, एल्वियोलाई के थ्रू, ठीक है। समझ में आया ये। नाउ मैंने क्या किया है ना, बिकॉज कई बच्चे ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैंने यहीं पे ना इस पे डायग्राम सेट कर दिया ताकि आप लोगों को आसानी हो समझने में। तो जब भी पहला प्रोसेस लेते हैं इनहेलेशन, इनहेलेशन के टाइम पे रिब केज ऊपर जाएगा एंड बाहर की तरफ जाएगा,
और उसकी वजह से कैविटी इंक्रीज होगी, चेस्ट कैविटी, जिसमें ऑक्सीजन अंदर जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा ना, मसल्स बिटवीन द रिब्स कॉन्ट्रैक्ट, जिसकी वजह से मसल्स जो होती है कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ये ऊपर जाएगा, बाहर ऊपर की तरफ, एंड आउटवर्ड डायफ्राम नीचे जाएगा। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे क्या हुआ, रिब केज नीचे जाएगा। रिब केज मतलब नीचे का मतलब ऐसे नहीं, ऐसे, मतलब इट इज़ लाइक, आप ऐसे मत समझना नीचे, मतलब वो ऊपर उठा हुआ है, अब वो नीचे हो जाएगा, दैट इज द फंक्शन। ठीक है, ऊपर उठा है, नीचे हो जाएगा। रिब केज मूव डाउनवर्ड एंड इनवर्ड, एंड ये जो डायफ्राम है ये वापस चला जाएगा, क्योंकि अब हमें उतनी स्पेस की जरूरत नहीं है जितनी हमें इनहेलेशन के टाइम पे ज़रूरत थी, एंड देन इट विल एक्सपेल आउट द एयर। ठीक है, सो यहाँ पे मसल्स थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्ट हुई बिटवीन द लंग्स, यहाँ पे रिलैक्स हुई, मतलब रिब्स के बीच की। दिस इज हाउ द होल थिंग वर्क्स। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, बट ये आपको देखो प्रोसेस समझा रखा है। जब सांस आपने अंदर ली तो अंदर गई सांस आपकी, और उसके बाद क्या हुआ, ये डायफ्राम नीचे चला गया, और जब डायफ्राम अंदर गया तो ये भी क्या हुआ, बिल्कुल पिचक गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, एंड जिसे कहना चाहिए कि क्या क्या ब्रीथिंग के टाइम पे होता है। मैंने पूरा एक निचोड़ आपको इस वीडियो के थ्रू करा दिया है, तो अगर आपको ये आप वीडियो देख लेंगे पूरी भी, तो आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा कि ब्रीथिंग क्या होती है, हम ब्रीथ कैसे करते हैं, उस टाइम पे चल क्या रहा होता है। एंड बाकी ये चैप्टर मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ लाइन टू लाइन एनसीईआरटी में, 7th क्लास की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बहुत सारे सब्जेक्ट्स की बनी हुई हैं, जो टॉपिक आप देखना चाहते हैं जिस क्लास का, 11th 12th 10th और आपका 7th 8th मोस्टली काफ़ी टॉपिक कवर हुए हैं, आप उसको देख सकते हैं। एंड ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, अगर अच्छी लगी है तो। एंड